और उसे समझाकर एक कमरे के अंदर लेकर गए। सोलंकी साहब वहां पहले से मौजूद थे। उन्होंने मुस्कान को देखकर नरम आवाज में कहा, बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुस्कान चुपचाप खड़ी रही। सोलंकी साहब बोले, यहाँ के लोग चाहते हैं कि तुम्हारी शादी हमारे बेटे आदित्य से हो जाए, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी इच्छा जानना चाहता हूँ। अगर तुम इस शादी के लिए तैयार हो तभी मैं इसे मंजूरी दूंगा। मैं जबरदस्ती तुम्हारी शादी अपने बेटे से नहीं करा सकता। मुस्कान असमंजस में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो धीरे से बोली, पहले तो आप मुझे तुम कहकर बुलाइए। मैं हर मायने में आपसे छोटी हूँ और शादी जैसा इतना बड़ा फैसला मैं अकेले नहीं ले सकती। मैं अपने मौसा मौसी के आशीर्वाद के बिना शादी नहीं कर सकती। तभी दरवाजे से आवाज आई, कहाँ है हमारी बच्ची? मौसी जी को देखते ही मुस्कान उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मौसा जी ने सोलंकी साहब के सामने हाथ जोड़ दिए। सोलंकी साहब विनम्रता से बोले, अगर आपकी इजाजत हो तो हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। मौसा जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी की शादी यूं अचानक हो जाएगी। विनय सोलंकी ने किसी को फोन किया और बोले, मैं जरा अपने बेटे से भी बात कर लूं। वो कमरे से बाहर चले गए। आदित्य एक कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। जैसे ही विनय जी ने दरवाजा खोला, वो चुपचाप खड़ा हो गया। विनय जी बोले, ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। अब हम कुछ नहीं कर सकते आदित्य। तुम्हें उस लड़की से शादी करनी होगी। आदित्य चौंक पड़ा। क्या? शादी? नहीं, मैं उस अनजान लड़की से शादी नहीं कर सकता। विनय जी सख्त आवाज में बोले, माइंड योर लैंग्वेज आदित्य। यही तुम्हारे संस्कार हैं? खुद को वेल मैनर्ड कहते हो तुम? उन्होंने दृढ़ता से कहा, ये शादी हर हाल में होगी। इसके बिना हम यहाँ से नहीं जा सकते, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या नहीं। आदित्य ने पहली बार पिता से बहस की। डैड, आप जानते हैं मुझे जिंदगी में हर चीज परफेक्ट चाहिए, फिर शादी जैसे फैसले को आप ऐसे कैसे ले सकते हैं? मुझे तो उस लड़की का नाम तक नहीं पता। विनय जी कुछ नरम पड़े। देखो बेटा, बिना शादी किए हम यहाँ से नहीं जा सकते। बेहतर यही है कि तुम अभी शादी कर लो। आदित्य गुस्से से बौखला रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उस लड़की से कैसे शादी कर ले जिसे वो जानता नहीं, और कुछ देर पहले उसने उसके साथ बदतमीजी की थी। तभी हवेली के बाहर एक साथ कई सारी गाड़ियां आकर खड़ी हुई। उन गाड़ियों से कुछ लोग उतरे। उनमें से एक ने कहा, हमें मिस्टर सोलंकी से मिलना है। उन्हें अंदर आते हुए देख विनय जी बोले, आप लोग आ गए? जल्दी से मंडप को फिर से तैयार कीजिए, जितनी जल्दी हो सके। सभी अपने अपने काम में लग गए। आधे घंटे में पूरा हॉल दुल्हन की तरह सज गया। आदित्य भी शेरवानी पहनकर आ गया। पंडित जी ने उसके माथे पर सेहरा बांधा, लेकिन आदित्य की आंखों में गुस्सा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। उसी वक्त विनय जी मुस्कान को बुलाने के लिए बोले, पर एक लड़की ने कहा, सोलंकी जी, मुस्कान ये शादी नहीं करना चाहती। क्या? पर क्यों? सोलंकी जी ने कहा, मैंने तो खुद उससे बात की थी, फिर क्यों मना कर रही है? उस लड़की ने डरते हुए जवाब दिया, वो मुस्कान दी को आदित्य जी जैसे इंसान से शादी नहीं करनी है। ये सुनकर आदित्य की मुट्ठी भींच गई। पहले तो मुस्कान ने थप्पड़ मारकर उसकी इंसल्ट की और अब फिर से बेइज्जत कर रही है। उसने सोलंकी जी से कहा, पापा, लगता है अब मुझे उससे बात करनी ही होगी। ये शादी अब जरूर होगी और अब मेरे और उसके बीच कोई नहीं आएगा। आदित्य की आंखें बता रही थी कि वो कुछ गलत करने वाला है। सोलंकी जी उसे रोकने के लिए भागे, पर वो नहीं रुका। इधर मुस्कान को दुल्हन की तरह तैयार कर दिया गया था, पर वो शादी के लिए तैयार नहीं थी। वो बार बार एक ही बात कह रही थी, नहीं, मैं उस आदमी से शादी कैसे कर सकती हूँ? वो इंसान नहीं है, नहीं। वो ये बोल रही थी, तभी उसके कमरे का दरवाजा झट से खुला। मुस्कान सहम गई। सामने आदित्य था और उसकी आंखें बता रही थी कि जिस तरह मुस्कान उससे दूर भाग रही थी, उसी तरह वो भी मुस्कान को जरा सा भी पसंद नहीं कर रहा था। मुस्कान पीछे हटते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आदित्य अंदर आया। तुम्हें शादी करना था ना? चलो, शादी होने वाली है तुम्हारी, वो भी मेरे साथ।
आदित्य की आवाज इतनी डरावनी थी जिसे सुनकर मुस्कान की रूह कांप गई। वो वहां से भागने को हुई। नहीं, मैं आपसे हरगिज शादी नहीं करूंगी। लेकिन तब तक आदित्य ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और अपने करीब खींचते हुए सर्द आवाज में बोला, तुम्हें शादियों का बहुत शौक था ना? लो, आज मैं तुमसे शादी करके तुम्हारे सारे शौक खत्म कर देता हूँ और इस शादी के जश्न की आतिशबाजी जिंदगी भर तुम्हारे कानों में गूंजेगी। गुस्से से दहाड़ते हुए आदित्य सोलंकी ने मुस्कान का हाथ झटके से पकड़ा और उसे खींचते हुए मंडप की ओर ले गया। मुस्कान दर्द से कराहते हुए चिल्लाई, हाँ! ये क्या कर रहे हो? मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो तुम? छोड़ो मेरा हाथ! मुस्कान आदित्य से हाथ छुड़ाने की तमाम कोशिश करती रही, लेकिन गुस्से में आदित्य न तो मुस्कान को देख रहा था और न ही सुन रहा था। वो उसे खींचता हुआ बस मंडप की ओर ले जा रहा था। आदित्य की पकड़ इतनी सख्त थी कि मुस्कान की चूड़ियां टूट गईं और उन दोनों के हाथों अंदर तक घुस गईं। दोनों के हाथों से खून निकल रहा था और मुस्कान चीख चिल्ला रही थी, मगर आदित्य की बेरहमी कम नहीं हुई। उसे न मुस्कान की चीख सुनाई दे रही थी, न अपने हाथ का दर्द महसूस हो रहा था। उसे इस तरह मुस्कान को लाता देखकर ठाकुर साहब और सोलंकी जी उसकी तरफ भागे, लेकिन आदित्य ने उन्हें हाथ दिखाकर रोक दिया। बाबा, अब ये मेरी पत्नी है, मुझे इससे शादी करनी है, इसलिए हमारे बीच मत आइए। एक पति पत्नी के बीच न बोलने का हवाला देकर आदित्य मुस्कान को मंडप की जलती अग्नि के पास लेकर गया और पंडित जी से बोला, चलिए पंडित जी, मंत्र शुरू कीजिए, अधूरी शादी को पूरा जो करना है। वो मुस्कान का हाथ पकड़कर उस अग्नि के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। 7 बार चक्कर लगाने के बाद एक के बाद एक उसने मुस्कान के गले में जबरदस्ती मंगलसूत्र डाला, फिर मांग में सिंदूर भरकर बोला, लो, हो गए हमारे 7 फेरे, हो गई हमारी शादी, मुबारक हो तुम्हें। इतना कहकर आदित्य सोलंकी भरी महफिल छोड़कर चला गया। मुस्कान, जो कुछ देर पहले तक एक शादी का मैनेजमेंट करने आई थी, कुछ ही पलों में खुद जबरदस्ती दुल्हन बना दी गई थी। रो रो कर उसका बुरा हाल था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता था। अब वो आदित्य की पत्नी थी। विनय जी मुस्कान के मौसा जी से बोले, आधे घंटे में हमें निकलना है, आप लोग उससे मिल लीजिए। मुस्कान अपनी मौसी के गले लगकर रोती रही। मौसी उसे समझाती हुई बोली, बेटी, अब तेरा ससुराल ही तेरा घर है और वही लोग तेरा परिवार, सबको खुश रखना, कोई शिकायत का मौका मत देना। फिर उन्होंने एक छोटा सा डिब्बा मुस्कान के हाथ में देते हुए कहा, ये तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है, इसे संभाल कर रखना। विदाई का समय आ गया। मुस्कान और ठाकुर साहब की बेटी दोनों की विदाई एक साथ हुई। कुछ ही देर में विनय जी की कार एयरपोर्ट पहुंच गई। वहां उनका प्राइवेट प्लेन खड़ा था। मुस्कान पहली बार हवाई जहाज में बैठ रही थी। वो चुपचाप सब कुछ देखती जा रही थी। पूरा प्लेन बेहद लग्जूरियस था। 2 बेडरूम और हर सुविधा मौजूद थी। आदित्य का मूड खराब था। वो सीधे अपने कमरे में चला गया। विनय जी भी कुछ नहीं बोले। मुस्कान चुपचाप सोफे पर बैठ गई। विनय जी ने घर वालों को शादी की खबर दे दी थी। फिर मुस्कान से बोले, बेटा, तुम्हें आदित्य को थोड़ा समय देना होगा। वो जिद्दी और गुस्सैल जरूर है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। आदित्य दिखने में गोरा, लंबा और बेहद अट्रैक्टिव था। उसकी बॉडी एकदम परफेक्ट शेप में थी। उसके दोस्त उसे मजाक मजाक में मिस्टर परफेक्ट कहते थे। उसे हर काम में परफेक्शन चाहिए होता, चाहे घर हो या ऑफिस। उसे ज्यादा बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसके अनुसार जो लोग ज्यादा बोलते हैं वे किसी भी काम को गंभीरता से नहीं लेते। आदित्य की एक गर्लफ्रेंड भी थी, अदिति। अदिति बेहद खूबसूरत, वेल एजुकेटेड और उसके स्टेटस की लड़की थी। उसके पिता भी बड़े बिजनेसमैन थे, इसलिए उनकी दोस्ती बहुत गहरी हो गई। धीरे धीरे उन्होंने इस दोस्ती को शादी में बदलने का फैसला भी कर लिया था। लेकिन एक दिन किसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई। कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। दोनों अपने अपने अहंकार से समझौता नहीं कर पाए। छोटी सी बहस धीरे धीरे बड़े झगड़े में बदल गई। आखिरकार दोनों ने एक दूसरे से दूरी बना ली। फिर भी दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए भावनाएं अभी भी बाकी थी, लेकिन अपने अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने उन भावनाओं को
दिल में ही दबा लिया। उनके रास्ते अलग हो गए। वहीं दूसरी ओर मुस्कान एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, करीब 5 फीट 2 इंच की दुबली पतली लड़की, मगर दिमाग बहुत तेज। जितना तेज उसका दिमाग चलता उतनी ही तेज उसकी जुबान भी चलती। बात करने में माहिर, अपनी मीठी बातों से वो किसी का भी दिल जीत सकती थी। मुस्कान सोफे पर बैठी अपनी ही सोच में डूबी थी। वो बार बार यही सोच रही थी कि पल भर में उसकी जिंदगी कैसे बदल गई। सोचते सोचते वहीं उसकी आंख लग गई। फ्लाइट लैंड भी हो चुकी थी, लेकिन थकान के कारण मुस्कान गहरी नींद में सोई रही। विनय जी ने आदित्य से कहा कि वो मुस्कान को जगा दे और खुद नीचे उतर गए। नीचे पहले से ही उनकी गाड़ियां खड़ी थी। आदित्य ने उसे आराम से सोते देखा और बुदबुदाया, दूसरों की नींद हराम करके खुद महारानी की तरह सो रही है। उसने टेबल पर रखी पानी की बोतल उठाई और मुस्कान के चेहरे पर पानी छिड़क दिया। मुस्कान हड़बड़ा कर उठ बैठी। आदित्य गुस्से में बोला, चलो प्लेन लैंड हो गया है, डैड तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। दोनों नीचे उतर गए। बाहर एक बड़ी सी लग्जरी कार खड़ी थी। मुस्कान अंदर बैठ गई। उसने ऐसी कार पहले कभी नहीं देखी थी। उनके पीछे एक और गाड़ी थी जिसमें बॉडीगार्ड्स बैठे थे। ये सब उसने अब तक सिर्फ फिल्मों में ही तो देखा था। अब उसके मन में डर बैठने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस नई जिंदगी में कैसे खुद को ढाल पाएगी। कुछ ही देर बाद कार एक बहुत बड़े गेट के अंदर घुसी और सामने का नजारा देखकर मुस्कान हैरान रह गई। जैसे ही वे ससुराल पहुंचे, स्वागत की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही थी। उनकी कार सोलंकी मेंशन के सामने रुकी। आदित्य के बॉडीगार्ड ने जल्दी से कार का दरवाजा खोला। आदित्य बाहर निकलकर अंदर जाने लगा ही था कि विनय जी बोले, रुको, आज तुम दोनों का गृह प्रवेश साथ होगा। तभी एक लोटे में जल लेकर आदित्य की माँ शिवानी सोलंकी आई। उन्होंने गेट खुलवाया और जल गिराते हुए दोनों को अंदर लेकर आई। फिर उन्होंने दोनों की आरती उतारी। आदित्य इन रस्मों से परेशान हो रहा था, मगर कुछ कह नहीं सकता था। इसके बाद मुस्कान ने चावल से भरे कलश को हल्के से गिराया। फिर आलते में पांव रखकर घर के अंदर अपने कदमों की लाल छाप छोड़ते हुए प्रवेश किया। अंदर बहुत बड़ा और शानदार लिविंग रूम था। मुस्कान आश्चर्य से सब देखती जा रही थी। तभी वहां आदित्य की दादी अनुराधा सोलंकी और बुआ कावेरी सोलंकी भी आ गई। इस पूरे घर पर असल अधिकार दादी अनुराधा सोलंकी का ही चलता था।